आज हम लोगों को प्रिज्म पढ़ना है और इससे पहले का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रिज्म। प्रिज्म जानेंगे कि प्रिज्म क्या होता है और प्रिज्म से अपवर्तन भी पढ़ेंगे। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन भी पढ़ना है। तो प्रिज्म एक साधारण शब्दों में ये समझ लीजिए, प्रिज्म एक मोटा कांच होता है जिसको एक आकार दे दिया जाता है। मोटा कांच होता है जिसको एक आकार दिया जाता है कि जिसमें दो पृष्ठ होते हैं, परस्पर किसी कोण पर झुके होते हैं। इस तरह से एक पृष्ठ इसको मानो और एक इसको मानो, तो ये दो पृष्ठ किसी कोण पर झुके हुए हैं। तो सामने से आपको एक ही त्रिभुज टाइप में आकृति दिखेगी। एक त्रिभुज की भुजा ये सामने से दिखेगी, एक ये, और दो पृष्ठों से घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को, यानी जो इसके अंदर माध्यम है वो समांगी होना चाहिए और पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। तो ऐसी आकृति को हम प्रिज्म कहते हैं। तो जब हम सामने से प्रिज्म को देखेंगे तब तो हमें पृष्ठ दिखेंगे, लेकिन अब बोर्ड पर केवल एक त्रिभुज ही बन सकता है, क्योंकि इस प्रकार से जब प्रिज्म होता है ये पृष्ठ होते हैं। ये जो एक रेखा दिख रही है इसको समझिए, ये पूरा एक पृष्ठ है। तो ये वाला पृष्ठ पीछे का भाग नहीं दिख रहा है, बस सामने की एक रेखा दिख रही है। इधर से ये दूसरा पृष्ठ है तो ये एक रेखा दिख रही है। तो ये प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहलाता है। इसको कहते हैं मुख्य परिच्छेद, जिसमें दो पृष्ठ किसी कोण पर झुके हुए हैं। तो इस कोण को, जिस कोण पर झुके होते हैं, इस कोण को कहते हैं अपवर्तक कोण। अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहते हैं इसको। और इन पृष्ठों को कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ, एक ये वाला और ये वाला, तो इन पृष्ठों को कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ। इसको अपवर्तक कोण, इसका नाम है ABC। ये ABC मुख्य परिच्छेद है। तो प्रिज्म समझ में आ गया होगा, एक मोटा सा कांच, यानी जिसमें जो समांगी माध्यम हो, समांगी हो और साथ साथ पारदर्शी भी हो, तो ऐसी युक्ति को हम प्रिज्म कहते हैं। अब पढ़ेंगे प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। ठीक है, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि दर्पण से अपवर्तन, क्योंकि क्लास 10th में पढ़ चुके हैं अपवर्तन और परावर्तन। तो दर्पण से परावर्तन पढ़ा था और उसके बाद में अपवर्तन पढ़ा हमने लेंस से, कि लेंस से अपवर्तन किस प्रकार से होता है। और हमने पढ़ा है लेंसों में कि पतले लेंस के लिए पढ़ा है। अब यहाँ पर प्रिज्म है तो प्रिज्म से अपवर्तन पढ़ेंगे कि प्रिज्म से प्रकाश किरण का अपवर्तन किस प्रकार से होता है, कि प्रिज्म प्रकाश किरणों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है या किस प्रकार का गुण उत्पन्न करता है। तो सबसे पहले हम एक प्रिज्म बना लेते हैं। प्रिज्म ABC, ये एक प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। हम एक श्वेत प्रकाश की किरण इस प्रिज्म पर आपतित कराते हैं, तो ये इस प्रकार से आपतित हो रही है। तो जिस बिंदु पर आपतित हो रही है इसको कहेंगे हम आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींचते हैं, जो शुरू से खींचते हुए चले आ रहे हैं, कि जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित होती है उस बिंदु पर एक अभिलंब खींचते हैं। अब वायु से प्रकाश की किरण प्रिज्म में प्रवेश कर रही है। प्रिज्म वायु के सापेक्ष सघन माध्यम होगा, तो जब प्रकाश किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, तो इसकी ओर ऐसे झुकती हुई निकल जाएगी। इस प्रकार से प्रकाश की किरण निकल गई। तो अब हम इस पृष्ठ पर भी एक अभिलंब खींचेंगे। इस पृष्ठ पर हम एक इस प्रकार से अभिलंब खींच देंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे।
अब फिर बाहर वायु है, इधर ये प्रिज्म है, प्रिज्म सघन माध्यम है, तो अब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तो इस अभिलंब से दूर हटेगी, तो कुछ इस प्रकार से अभिलंब से दूर हटती हुई निकल जाएगी। इसका हम नाम रख देते हैं P, इस पॉइंट का नाम Q, इसका नाम R और ये S, यानी PQ है आपतित किरण, यहाँ पर लिख देते हैं PQ आपतित किरण और RS को कहते हैं निर्गत किरण, ये निर्गत किरण है। तो इस प्रकार ये आपतित किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बनाएगी इसको आपतन कोण कहेंगे, और ये निर्गत किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी इसको निर्गमन कोण कहेंगे। इसको I2 मान लेते हैं, इसको I1 और इसको I2 मान लेते हैं। इसी प्रकार ये R1 इसको और इसको R2 मान लेते हैं। अब जब हम आपतित किरण को यानी PQ है आपतित किरण, तो PQ को आगे बढ़ाने पर अर्थात आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और RS निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर एक बिंदु पर काटेंगी और कोण बनेगा। इस कोण को कहते हैं डेल्टा, डेल्टा का नाम होता है विचलन कोण, इसको कहते हैं विचलन कोण। ठीक, तो इतना चित्र समझ में आ गया होगा। अब हम इस पॉइंट का नाम रख देते हैं, इसका पॉइंट, इसका नाम M रख देते हैं, इसका नाम N रख देते हैं। ठीक, तो इस अभिलंब को बोल देते हैं हम M डैश, ये हो गया M डैश, और इसको N डैश। अभिलंब है, नाम कुछ भी रख सकते हैं। ये हो गया M डैश M, N डैश M, ये दो अभिलंब है। अब यहाँ पर इसमें विचलन कोण पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जब हम आपतन कोण को प्रारंभ में बढ़ाते हैं, ये आपतन कोण है I1, तो इसको बढ़ाने का मतलब है कि हम इस प्रकाश किरण को थोड़ा सा ऐसे झुकाएं, तो ये आपतन कोण बढ़ेगा। जब हम प्रारंभ में आपतन कोण बढ़ाते हैं तो विचलन कोण कम होता है। आपतन कोण बढ़ाने पर, आपतन कोण बढ़ाने पर विचलन कोण घटता है। हमेशा ऐसा नहीं होता है, प्रारंभ में, यानी कुछ स्थिति ऐसी है प्रारंभ में आपतन कोण बढ़ाने पर विचलन कोण घटता है। फिर उसके बाद एक ऐसी स्थिति आती है कि आपतन कोण को बढ़ाते जाएंगे, विचलन कोण न्यूनतम हो जाएगा, यानी कम से कम हो जाएगा। उसके बाद अगर हम आपतन कोण को और बढ़ाएंगे तो विचलन कोण फिर बढ़ने लगता है, और ये एक प्रिज्म किसी विशेष आपतन कोण के लिए ही उत्पन्न करता है। ऐसा नहीं है कि प्रकाश की किरण इधर से जा रही है तो आपतन कोण कुछ और हो विचलन कोण के लिए, अगर हम इधर से आपतित करवाएं तो आपतन कोण कुछ और हो, ऐसा नहीं होता। एक प्रिज्म एक विशेष आपतन कोण के लिए ही न्यूनतम विचलन उत्पन्न करता है। ये पॉइंट नोट कर लेना कि एक दिया गया प्रिज्म एक विशेष आपतन कोण के लिए न्यूनतम विचलन उत्पन्न करता है। एक विशेष आपतन कोण के लिए, विशेष आपतन कोण, ठीक है। अगर इधर से I1 है या I1 का मान लिया 30 डिग्री है तो इधर से भी 30 डिग्री ही होगा। अगर इधर से I1 है तो उधर से I2 है, तो इसका मतलब है कि I1 और I2 बराबर होंगे कब?
जब डेल्टा का मान हमें न्यूनतम लेना है, यानी आपतन कोण की निर्भरता, यानी विचलन कोण की आपतन कोण पर निर्भरता है कि विचलन कोण आपतन कोण पर किस प्रकार से निर्भर करता है। तो ये बात समझ में आ गई कि प्रारंभ में जब हम आपतन कोण को बढ़ाते जाएंगे विचलन कोण कम होता जाएगा, एक ऐसी स्थिति आएगी कि ये विचलन कोण न्यूनतम हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसको बढ़ाएंगे आपतन कोण को तो ये बढ़ने लगता है। तो अल्पतम ऐसी स्थिति को अल्पतम विचलन की स्थिति कहते हैं, यानी जब डेल्टा न्यूनतम हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है, तो डेल्टा एम लिखते हैं। और इस स्थिति के लिए I1 और I2 बराबर, अभी I2 कहाँ से आ गया? प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से। अगर हम प्रकाश की किरण को इधर से आपतित करवाएं तो फिर इस मार्ग पर जाएगी, तो ये वाला आपतन कोण होगा, इसको बढ़ाना होगा, तो इसके बढ़ाने से ये न्यूनतम होगा, डेल्टा का मान कम से कम होता चला जाएगा। तो चाहे प्रकाश किरण इधर से आपतित करवाओ चाहे इधर से आपतित करवाओ, आपको आपतन कोण दोनों स्थितियों में बराबर मिलेगा। तो अल्पतम विचलन की स्थिति इसको कहते हैं, अल्पतम विचलन की स्थिति। तो इतना क्लियर हो गया। तो इस प्रकार अल्पतम विचलन की स्थिति में इसको बोलते हैं अल्पतम विचलन की स्थिति। अल्पतम विचलन की स्थिति में तो ये R1 और R2 भी बराबर हो जाएंगे, R1 बराबर हो जाएगा R2। तो अल्पतम विचलन की स्थिति जब भी कहीं पर यूज होगा तो इसका मतलब है कि I1 और I2 ये दोनों आपस में बराबर होंगे और R1 और R2 भी बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? कि विशेष आपतन कोण के लिए ही न्यूनतम विचलन उत्पन्न करता है। चलिए अब इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। इस पॉइंट को याद रखना, ये डेरिवेशन में यूज होगा। चलिए पहले हम इस त्रिभुज में बात कर लेते हैं। त्रिभुज QNR में, त्रिभुज QNR में ये त्रिभुज कुछ इस प्रकार से है कि ये रेखा इधर गई है और ये इधर मिल गई है, ये डेल्टा है और ये कोण ये है। तो इस त्रिभुज में देखिए कि ये डेल्टा बहिष्कोण है, डेल्टा बहिष्कोण है, यानी डेल्टा का मान अगर हम इसको 1 मान लें इसको 2, तो डेल्टा का मान होगा कोण 1 प्लस कोण 2 के बहिष्कोण प्रमेय से कि बहिष्कोण का मान शेष अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो डेल्टा हो जाएगा कोण 1 प्लस कोण 2 के बराबर। तो अब यहाँ पर हमारे लिए ये वाला कोण 1 है और ये वाला 2, तब हमें इनके मान ज्ञात करने हैं। अब इधर देखिए ये I1 है, इसके और इसके बीच का कोण, तो इसके और इसके बीच का कोण ये पूरा, ये भी तो I1 ही होगा, ये पूरा I1 है। तो ये वाला कितना बचेगा? I1 में से अगर हम ये R1 माइनस कर दें तो ये हमें मिल जाएगा कोण NQR लिख लेते हैं। कोण NQR कितना हो जाएगा? I1 माइनस R1 कर देंगे, I1 माइनस R1, तो हमें ये वाला कोण मिल गया। ठीक, इसी प्रकार इधर आ जाओ, ये पूरा कितना होगा? इसके और इसके बीच का कोण है और इसके बीच का ये है I2, तो ये पूरा कोण हो जाएगा I2 और I2 में से R2 अगर हम माइनस कर दें, I2 माइनस R2, तो ये मिल जाएगा NRQ, कोण NRQ, यानी ये हो जाएगा I2 माइनस R2। तो ये वाला कोण भी हमें मिल गया और ये वाला भी मिल गया। में डेल्टा बहिष्कोण है, डेल्टा बहिष्कोण है, डेल्टा बहिष्कोण है, डेल्टा का मान इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, इसके और इसके। इसका मान I1 माइनस R1
और इसका मान I2 माइनस R2। तो हम डेल्टा बराबर यहाँ से लिखेंगे I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। तो I1 I2 को एक पास लिख लेते हैं, डेल्टा बराबर I1 प्लस I2, इन दोनों में माइनस कॉमन है तो हमें मिल जाएगा R1 प्लस R2। इसको लिख देंगे समीकरण 1। ठीक, तो इसको समीकरण 1 लिख करके छोड़ देंगे यहीं पर। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आ जाओ। अब देखो AQMR, ये एक चतुर्भुज है। ये Q पॉइंट है, फिर ये M है, ये R है, फिर इधर A पर मिला है जाके AQ। और देखो ये अविलंब है, ये इस प्रकार से अविलंब है, यानी ये वाला कोण 90 अंश का है। इसी प्रकार ये भी तो अविलंब है इस R पॉइंट पर, तो ये वाला कोण भी 90 अंश होगा। ये कोण M, ये A है, और ये वाला M है। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। 360, इन दो का तो पता चल गया, इन दो का योग कितना हो गया 180, ये 90 और ये वाला भी 90। तो अब इन दोनों का योग कितना होगा, अब इनका बचा 180। हम लिखेंगे चतुर्भुज AQMR में, चतुर्भुज AQMR में कोण A प्लस कोण M इक्वल 180। तो यहाँ से कोण M का मान मिल जाएगा 180 माइनस A। इसको लिख देंगे समीकरण 2। तो चतुर्भुज से हमने कोण M का मान ज्ञात कर लिया इस चतुर्भुज की सहायता से। अब हम इस त्रिभुज में आएंगे जिसमें ये M कोण है। ये त्रिभुज है QMR। अब इस त्रिभुज में, त्रिभुज QMR में हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश, R1 प्लस R2 और प्लस ये कोण M, इन तीनों का योग हो जाएगा 180। R1 प्लस R2 प्लस कोण M बराबर 180। अब इस कोण M का मान यहां से हम उठा करके इस M की जगह पर रख देंगे, यानी R1 प्लस R2 प्लस M का मान है 180 माइनस A, और ये 180। तो ये 180 से 180 कैंसिल हो गया, यानी ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें A का मान मिलेगा R1 प्लस R2। इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक, यहाँ तक दिख रहा है? यहाँ तक दिख रहा है। तो अब हमें A का मान मिल गया। अभी हमने बताया था कि अल्पतम विचलन की स्थिति, अब उस पर चलते हैं। वहीं से अब इनके मान हमें मिलेंगे। अल्पतम विचलन की स्थिति में, अब ये बता चुके हैं कि अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होता है। उसमें I1 और I2 बराबर होंगे। इसको मान लिया हमने I, ये मान लिया, I1 और I2 दोनों के मान I, R1 बराबर R2, इसको हमने R मान लिया, और डेल्टा की जगह पर हम डेल्टा M रखेंगे। अब इन दोनों समीकरणों में ये मान रख करके हल कर लेंगे। पहले यहां से हल कर लेते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से A इक्वल R1 और R2 दोनों के मान R है, तो ये R, ये भी R, R प्लस R, तो A बराबर 2R, और यहाँ से R का मान A/2, ये हो गया। इसको लिख देंगे समीकरण 3। R का मान मिल गया। अब समीकरण 1 को हल कर लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से डेल्टा की जगह पर हम रखेंगे डेल्टा M इक्वल I1 प्लस I2,
तो ये भी आई और ये दोनों आई, आई प्लस आई माइनस R1 प्लस R2, इनके मान भी R प्लस R, तो डेल्टा M इक्वल ये हो जाएगा 2i और ये माइनस 2R। 2R एक इक्वल है, तो इसकी जगह पर हम a लिख सकते हैं, यानी हम डेल्टा M बराबर 2i माइनस a, यहाँ पर यूज किया है 3 को, यूजिंग 3, a को इधर ले आएंगे, डेल्टा M प्लस a इक्वल 2i, 2 को डिवाइड में भेज देंगे तो i का मान डेल्टा M प्लस a डिवाइड बाई 2, ये i का मान हो गया। तो हमें i और r ये दोनों के मान ही मेन थे जिन्हें कैलकुलेट करना था। उसके बाद हम अपवर्तनांक के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए स्नेल का नियम लगा देंगे। अब स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम होता है n बराबर साइन i अपॉन साइन r, तो साइन i का मान डेल्टा m प्लस a डिवाइड बाई 2, साइन r का मान यहां से r का मान a बाई 2, तो n बराबर ये हमें मिल गया, यही प्रूव करना था। ठीक, ये प्रिज्म द्वारा अपवर्तन का सूत्र हमें मिल गया। इधर आ, तो ये प्रिज्म द्वारा अपवर्तन अगर आता है क्लास 10 के बच्चे इसे समझ सकते हैं। तो इस प्रकार ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है। तो ये प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र है। अब इसको मिटा देते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन। पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन, यहां से हमें ये फार्मूला मिला है, इसको इस तरह से लिख लिया तो साइन n बराबर साइन डेल्टा m प्लस a बाई 2 डिवाइड बाई साइन a बाई 2, ये फार्मूला हमें मिल गया है। अब इसके बाद में पढ़ेंगे पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन। पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन। अब ये जो प्रिज्म लिया था ये मोटा प्रिज्म था, इसके बाद अब पतला प्रिज्म। पतला प्रिज्म जैसे जिस प्रिज्म का कोण 5 अंश या इससे कम, ऐसे प्रिज्म को पतला प्रिज्म कहते हैं। तो बहुत ही पतला प्रिज्म। तो पतले प्रिज्म के लिए ये सब कोण छोटे होंगे, विचलन भी कम होगा, और छोटे कोणों के लिए हम रिप्लेस कर देंगे ये पीछे पढ़ चुके हो, क्या पढ़ चुके हो कि साइन थीटा की जगह पर थीटा, टेन थीटा बराबर थीटा, इस टाइप से केवल साइन हट जाता है, केवल कोण ही रख देते हैं। तो इसकी जगह पर हम यूज कर देंगे डेल्टा m प्लस a बाई 2। इसी प्रकार साइन a बाई 2 की जगह पर हम यूज कर देंगे a बाई 2, यानी इसी सूत्र में। तो ये सूत्र क्या बन जाएगा, n बराबर, अब ये हट जाएंगे दोनों, ऊपर बचेगा डेल्टा m प्लस a बाई 2 और नीचे a बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमें मिलेगा n बराबर डेल्टा m प्लस a बाई a। इस a को इधर भेजेंगे तो na, और ये डेल्टा m प्लस a। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये na, a को इधर लेकर आएंगे तो माइनस का a इक्वल डेल्टा m, दोनों में a कॉमन, तो n माइनस 1 इंटू a इक्वल डेल्टा m। तो ये पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन है। अब इन दोनों सूत्रों में n इसमें भी है, n इसमें भी है, डेल्टा m और अपवर्तक कोण दोनों में।
तो जब प्रिज्म पतला दिया होगा तो हम इस सूत्र का यूज कर देंगे, अन्यथा हम इसका ही प्रयोग करेंगे। तो इस सूत्र को याद रखें। उसके बाद में प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या होता है? प्रिज्म वर्ण विक्षेपण, वर्ण का मतलब होता है रंग, कलर, रंगों को विक्षेपित करना, अर्थात प्रिज्म प्रकाश से उसके घटक रंगों को विक्षेपित कर देता है, अलग कर देता है। प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण, प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण। जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण, अगर डेफिनेशन आती है तो लिख दीजिए कि जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती है तो वह अपने अवयवी या घटक रंगों में विभाजित हो जाती है। इस क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। जैसे ये एक प्रिज्म है, इस पर एक प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, तो प्रिज्म श्वेत प्रकाश को किस प्रकार से विभाजित करता है देखिए। यदि उसकी किरणों को इस प्रकार से अलग अलग रंगों की प्रकाश किरणें अलग हो जाती हैं। तो इसका एक पैटर्न है कि हमने 3 ही बनाई, ठीक, 7 होती हैं। बैंगनी से शुरू होती हैं, वायलेट से, बिब, ग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो जो बैंगनी रंग के प्रकाश की किरण होती है वो सबसे नीचे होती है, और जो लाल रंग के प्रकाश की किरण होती है वो सबसे ऊपर, और बीच में माना जाता है कि पीले रंग के प्रकाश की किरण है। तो इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि जो बैंगनी रंग के प्रकाश की किरण है ये आधार की ओर सबसे अधिक झुकी है, यानी ये सबसे अधिक विचलन उत्पन्न करती है। तो अगर विचलन पूछा जाए किसका सबसे अधिक होता है तो बैंगनी रंग के प्रकाश की किरण का विचलन सबसे अधिक होता है। प्रकाश की चाल, बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम होती है प्रिज्म में। तो फिर इसका अपवर्तनांक, बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक हो जाता है। यानी यहाँ पर अगर विचलन की बात की जाए तो डेल्टा V सबसे अधिक होगा, उसके बाद में बीच वाले और सबसे लास्ट में यानी सबसे कम विचलन उत्पन्न होता है लाल रंग के प्रकाश की किरण का। अपवर्तनांक, बैंगनी रंग की किरण का के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक, फिर बीच वाले, और उसके बाद रेड। बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो इतना क्लियर? चलिए इसके बाद में हम पढ़ लेते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण पढ़ना। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण यानी किन्हीं दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच, किन्हीं दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच बने कोण को उन रंगों के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक। चलिए कोणीय वर्ण विक्षेपण, इसको प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण है, रंगों के बीच
कोणीय बड़ विक्षेपण पड़ता है, हेडिंग बदल देते हैं, कोणीय बड़ विक्षेपण। इसको थीटा से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ से इस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, थीटा की वैल्यू कैसे मिलेगी। देखिए ये है बैंगनी रंग के प्रकाश की किरण, तो पहले इस आपतित किरण को आगे बढ़ाएंगे इस प्रकार से, इसको इधर मिला देंगे, तो ये विचलन कोण इसका हो गया, यानी ये हो गया डेल्टा V, और ये येलो के लिए ये है, रेड के लिए सबसे ऊपर वाली ये लाल रंग की है, तो ये हो गया डेल्टा R। इसको मिला देंगे, ये दोनों पीछे बढ़ाने पर इधर कहीं मिलेंगी जाके, ये कोण थीटा बन गया। अब ये कैसे हमें मिलेगा कि अगर हम इस कोण में से ये वाला कोण अगर माइनस कर दें, इस पूरे में से अगर इतना माइनस कर दें और इतना ये वाला है, तो ये वाला कोण बच जाएगा, यानी थीटा बराबर डेल्टा V माइनस डेल्टा R। डेल्टा V में से डेल्टा R माइनस कर दें तो ये हमें थीटा मिल जाएगा। और डेल्टा के लिए अभी हम डेल्टा M बराबर पढ़ चुके हैं, n-1 इंटू a प्रिज्म का कोण। अब डेल्टा V है तो डेल्टा V बराबर nV-1 इंटू a यूज कर देंगे, तो थीटा बराबर इसकी जगह पर nV-1 इंटू a माइनस, इसी प्रकार यहाँ पर nR-1 इंटू a का यूज हम कर देंगे। दोनों में a कॉमन है, तो थीटा बराबर ये बचेगा nV-1 और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो nR, और ये माइनस माइनस हो जाएगा +1, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, nV माइनस nR बचेगा, nV माइनस nR और ब्रैकेट के बाहर। तो ये कोणीय बड़ विक्षेपण का सूत्र मिल गया, यानी थीटा का सूत्र। इसके बाद है बड़ विक्षेपण क्षमता, इसके बाद बड़ विक्षेपण क्षमता, बड़ विक्षेपण क्षमता भी देख लेते हैं। बड़ विक्षेपण क्षमता, बड़ विक्षेपण क्षमता किसी प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश को उसके घटक रंगों में विभाजित कर बांटने की क्षमता उसकी बड़ विक्षेपण क्षमता कहलाती है, यानी उसके अवयवी रंगों में विभाजित कर पाने की क्षमता है उसकी बड़ विक्षेपण क्षमता कहलाती है। तो इसको हम थीटा के आधार पर परिभाषित किया जाता है, थीटा के आधार पर को परिभाषित करते हैं, यानी बड़ विक्षेपण क्षमता को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके लिए थीटा यानी इन्हीं दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच कोणीय बड़ विक्षेपण, यानी ये कोणीय बड़ विक्षेपण है इन्हीं दो रंगों की निर्गत किरणों के बीच, तथा मध्यवर्ती पीले प्रकाश को माना जाता है। तो मध्यवर्ती प्रकाश के लिए उत्पन्न विचलन के अनुपात को बड़ विक्षेपण क्षमता कहते हैं, ओमेगा बराबर, और थीटा की वैल्यू अभी कैलकुलेट कर चुके हैं, nV माइनस nR इंटू a, ये तो थीटा का मान रखते हैं। ये है डेल्टा, डेल्टा M से n-1 इंटू a, और ये डेल्टा V है तो nV-1 इंटू a से a हो जाएगा कैंसिल, तो ओमेगा इक्वल nV माइनस nR अपॉन nV माइनस, एक मिनट, ये डेल्टा V नहीं, मध्यवर्ती पीला Y, इसके लिए Y यूज करेंगे, ठीक। तो ये हमें मिल गया बड़ विक्षेपण क्षमता का सूत्र। तो इस प्रकार ये प्रिज्म तक इसमें कंप्लीट हो गया है। इसके बाद है प्रकाशिक यंत्र, और इसमें एक टॉपिक है प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, वो इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है। तब तक इतना ही पढ़िए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक।